नमस्कार दोस्तों। आज से अपने इस यूट्यूब चैनल पे इनकम टैक्स एक्ट 2025 का सेक्शन वाइज डेली अपडेट और एक डेली एक सेक्शन या दो सेक्शन के ऊपर डिटेल डिस्कशन अपन शुरू करने जा रहे हैं। उम्मीद है कि आप सभी को ये डिस्कशन अच्छा लगेगा और हमारे सभी प्रोफेशनल भाइयों को काम आएगा। इनकम टैक्स एक्ट 2025 1961 के बाद लगभग 60 साल बाद गवर्नमेंट ने, माननीय मोदी जी ने एक्ट को चेंज करने की सोची और उन्होंने इनकम टैक्स एक्ट 2025 जो 1 अप्रैल 26 से लागू हो जाएगा, लागू कर दिया। इस अमेंडमेंट के पीछे या इस नए एक्ट को लाने की कई वजह थी, क्योंकि जो पुराना एक्ट था वो बहुत पुराना और काफ़ी समय से चला आ रहा था, बहुत वेल सेटल्ड था। लेकिन कुछ नई चीज़ें, कुछ नए एक्ट, बेनामी लॉज, कुछ एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्सेट्रा, कुछ ऐसे एक्ट जो अलग कार्य कर रहे थे, उसको भी इसमें वर्दी को शामिल करते हुए उन्होंने नए एक्ट को प्रपोज किया और नए एक्ट को इन्फोर्समेंट कर दिया। नए एक्ट में कुछ चीज़ें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अच्छी कर दी। प्रोसिक्यूशन वाला पार्ट जो है वो अच्छा कर दिया। प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा इसको ले आए हैं। ट्रू एंड फेयर प्रैक्टिस करने वालों के लिए बहुत अच्छा है। आजकल जैसा कि हम सभी लोग देखते हैं कि कई प्रकार के एक्ट ऐसे हैं जो बेनामी एक्ट है, मनी लॉन्ड्रिंग है, जिसमें प्रोफेशंस का एक अपना ही एक अलग रोल होता है। उसका दायरा काफ़ी बड़ा हुआ है और उस दायरे को इस एक्ट में उन्होंने बढ़ाया है, चेंज किया है। प्रोफेशनल के ऊपर सारी जिम्मेदारी डाली गई है। एक्ट चूँकि पिछले एक्ट से छोटा भी कर दिया है, कुछ सेक्शन हटा दिए हैं जो यूज़फुल नहीं थे अब आज के सिनेरियो में। डिटेल जो वीडियो आपको पर डे या 3 दिन में एक बार मिलेगी, वो सेक्शन वाइज ही मिलेगी। इस चैनल की जो टीम है वो ये है कि आपको सेक्शन वाइज डिटेल डिस्कशन मिले। आपको जहाँ जो क्वेरी हो वो आप मुझसे डायरेक्टली मेरे नंबर पर पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 9977000686। आप इस नंबर पर डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज छोड़ सकते हैं। तो मैं जो आपका बेस्ट सोल्यूशन होगा देने का प्रयास अवश्य करूँगा। सेक्शन 1 जो है वो शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड और कमिटमेंट जो सभी एक्ट का होता है, तो इस एक्ट का जो नाम है वो उन्होंने रखा है इनकम टैक्स एक्ट 2025। इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ द इंडिया। ये पूरे भारतवर्ष में लागू रहेगा और ये आपका एक्ट इन्फोर्स हो जाएगा 1 अप्रैल 2026 से। सेक्शन 2 जैसा कि सभी एक्ट में रहता है, डेफिनेशंस का सेक्शन है, काफ़ी डिटेल्ड है। जो रिलेवेंस है उस सेक्शन में वहीं पर उसी सेक्शन का रिलेवेंस भी आना चाहिए, तो वो प्रयास करेंगे कि उस सेक्शन का रिलेवेंस भी उसी सेक्शन में कवर हो जाए। सेक्शन 2 के लिए एक अटैचमेंट भी मैं प्रयास करूँगा कि इसमें डालने का, जो एक कंपेरेटिव चार्ट है थोड़ा सा, जिसमें इनकम टैक्स 1961 में और इनकम 2025 में क्या क्या एक्ट में सेक्शन उसमें क्या थे और इसमें क्या है, इसका एक छोटा सा कंपेरिजन बनाया है। शायद आप लोगों को अच्छा लगे। डेफिनेशंस में कुछ चीज़ें बहुत अच्छी कर दी। जहाँ चार्टर्ड अकाउंटेंट की एक जो ज़रूरत थी वो उन्होंने उसकी डेफिनेशन को बहुत एक्सक्लूसिव कर दिया कि अकाउंटेंट मीन्स ओनली द चार्टर्ड अकाउंटेंट। हालांकि आशा कर रहे हैं कि शायद कई प्रोफेशनल बॉडीज़ के दबाव में गवर्नमेंट उसे बाद में चेंज करेगी। मैं आज सेक्शन 2 की चर्चा नहीं करूँगा, क्योंकि सेक्शन 2 जो डिटेल वीडियो है वो लगभग 1.5 से पौने 2 घंटे का है, तो मैं उसको 3 पार्ट में लाने का प्रयास करूँगा। मैं आज जो पहली वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो आपका सेक्शन 3, 4 और 5 के ऊपर है। इस पूरे एक्ट में जो बदलाव किया है, 1961 में असेसमेंट ईयर और प्रीवियस में बड़ा कन्फ्यूजन हुआ करता था, तो असेसी को बताना पड़ता था कि प्रीवियस ईयर आपका जिस साल का आपका ख़त्म हो रहा है वो है, और असेसमेंट ईयर उससे 1 साल बाद स्टार्ट होता है, एक नेक्स्ट डे से स्टार्ट होता है। तो उन्होंने उस चीज़ को ख़त्म कर दिया। उस कंसेप्ट को एवलिश करते हुए वो नया कंसेप्ट लेके आए और वो फर्स्ट सेक्शन है सेक्शन 3। इसका नाम दिया उन्होंने
ना फाइनेंशियल ईयर और ना ही प्रीवियस ईयर, ना ही असेसमेंट ईयर। दिस इज वेरी स्मॉल टर्म दैट द टैक्स ईयर। सेक्शन 3 के अनुसार टैक्स ईयर वो अवधि है जिसके लिए किसी भी व्यक्ति की इनकम का हम कंपटीशन करके उस पर टैक्स लगाया जाता है। अमूमन उसकी जो डेफिनेशन उन्होंने कहा है वो टैक्स ईयर 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक होगी। जैसे फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए टैक्स ईयर होगा 1 अप्रैल 25 31 मार्च 26। पहले हम लोग क्या करते थे कि पहले फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए असेसमेंट ईयर देखते थे, तो असेसमेंट ईयर 27-28 जाएगा, सॉरी 26-27 जाएगा। लेकिन अब उन्होंने कहा कि नहीं, फाइनेंशियल ईयर 25-26 है तो उसका टैक्स ईयर है 1 अप्रैल 25 से 31 मार्च 2026। महत्वपूर्ण बात है कि प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर की अवधारणा को समाप्त करके टैक्स ईयर का कंसेप्ट लेके आए हैं। मतलब टैक्स ईयर का जो टर्म है ऐसा है कि प्रीवियस ईयर वो जिसमें आय अर्जित की थी और असेसमेंट ईयर जिसमें हमने आय का टैक्स का कैलकुलेशन करना है। नए कानून में इन दोनों को मिला के टैक्स ईयर बना दिया। फाइनेंशियल ईयर 26-27 के लिए टैक्स ईयर हुआ 1 अप्रैल 26 से 31 मार्च 27। अगर कोई बिजनेस नया सेटअप है तो ये जो डेफिनेशन दी है ये सेक्शन 3 सब सेक्शन 1 में दी, जिसके अनुसार टैक्स ईयर की डेफिनेशन दी गई। इसके बाद सेक्शन 3 सब सेक्शन 2 में उन्होंने कहा कि कोई बिजनेस नया सेटअप होता है या कोई नया सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर लेते हैं आप, तो हो सकता है टैक्स ईयर आपका पूरा 12 महीने का ना हो। डेफिनेटली हो सकता है। मान लीजिए कि मिड में अगर कोई बिजनेस शुरू किया तो बिजनेस की सेटअप की जो डेट होगी वहाँ से लेके 31 मार्च तक। मान लीजिए हमने कोई नया बिजनेस स्टार्ट किया और वो हमने 1 जुलाई से स्टार्ट किया तो हमारा टैक्स ईयर हुआ 1 जुलाई टू 31 मार्च। ये सेक्शन 3 सब सेक्शन 2 में डेफिनेशन में कवर किया, सेक्शन में ही इन्वेट किया उन्होंने, सेक्शन में ही स्पष्टीकरण के साथ सेक्शन में ही लिख दिया कि ये इस तरीके से माना जाएगा। ये अवधि 12 महीने की हो सकती है मैक्सिमम, लेकिन 12 महीने से अधिक नहीं हो सकती। तो कम हो सकती है, हाँ कम हो सकती है। मान लीजिए किसी ने 1 जुलाई से स्टार्ट किया तो उसके लिए 9 महीने की अवधि रही। कोई नई इनकम आपकी ऐड हो गई, मान लो आपने कोई प्रॉपर्टी 15 दिसंबर 2025 को रेंट में दे दी, तो उस नए सोर्स के लिए वो टैक्स ईयर हुआ 15 दिसंबर 2025 से 31 मार्च 2026। मतलब वहाँ उन्होंने 2 डेफिनेशन दिए। 1, कोई नया बिजनेस स्टार्ट किया हो तब डेफिनेशन चेंज हो जाएगी, और आपका नया बिजनेस या नई इनकम, कोई नया सोर्स ऑफ इनकम आपका स्टार्ट हुआ, वो कोई भी हो सकता है। सेटिंग अप वर्सेस कमिटमेंट, यहाँ पर बिजनेस शुरू करने के लिए पूरी तैयार है, लेकिन उसमें ऑपरेशन नहीं हुआ। सेटिंग अप और बिजनेस मतलब जो उन्होंने वर्ड दिया वो बड़ा अच्छा है, बिजनेस सेटअप की डेट से। इट मीन्स अगर मान लीजिए कि किसी का बिजनेस सेटअप हो गया लेकिन कमिटमेंट नहीं हुआ तो क्या मानेंगे। खैर, उस केस में कई जुडिशियल प्रिंसिपल है। बिजनेस सेटअप होने के बाद लेकिन कमिटमेंट के पहले, मतलब यहाँ पर बिजनेस सेटअप करना और बिजनेस का एक्चुअल में ऑपरेशन शुरू होना दोनों महत्वपूर्ण बिंदु हैं और दोनों सब्जेक्ट टू लिटिगेशन मैटर है। हालांकि इन्होंने जो वर्ड दिया है वो दिया है नया बिजनेस सेटअप। मतलब अगर आपने बिजनेस सेटअप किया, कमिटमेंट नहीं किया किसी भी कारण से, या प्रोजेक्ट आपका डिले हो गया, तब भी टैक्स ईयर शुरू हो जाएगा बिजनेस की सेटअप की डेट से। ये थोड़ा सा कॉन्ट्रीब्यूशन है। जब तक कोई बिजनेस में कमिटमेंट स्टार्ट ना हो या बिजनेस ऑपरेशन शुरू ना हो तब तक टैक्स नहीं लग सकता। हालांकि हो सकता है कि लॉस हो या इनकम ना आए। क्या ये बहुत प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आएंगे, समय के साथ आएंगे और रिजॉल्व भी होंगे। क्या कमिटमेंट के पहले के खर्चे अलग हो सकते हैं? ये प्रिंसिपल कई मामलों में महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्री ऑपरेटिव एक्सपेंडिचर, स्टाफ सैलरी, ऑफिस रेंट, एक्सेट्रा, तो जो एक्सपेंसेस हैं वो राइट ऑफ हो सकते हैं और उसको हम कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं लॉस के रूप में। सेक्शन 4 जो है वो है चार्जिंग सेक्शन। इनकम टैक्स एक्ट 2025 में चार्जिंग सेक्शन मतलब आयकर लगाने का मेन सेक्शन सबसे महत्वपूर्ण सेक्शन माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर सरकार को इनकम टैक्स लगाने का अधिकार कहाँ से मिलता है ये बताया गया।
तो सेक्शन 4 सबसेक्शन 1 अथॉरिटी टू लेवी द टैक्स, इनकम टैक्स लगाया जाएगा किसके ऊपर, इनकम टैक्स एक्ट के प्रोविजंस के अनुसार 1 और फाइनेंस एक्ट के द्वारा जो रेट्स दी गई हैं उनके अनुसार। टैक्स तभी लगाया जा सकता है जब कानून में चार्ज हो, रेट भी निर्धारित हो और आर्टिकल 265 में के अनुसार जब तक कोई अथॉरिटी ना हो तब तक टैक्स नहीं लगाया जा सकता। कॉन्स्टिट्यूशनली प्रिंसिपल, नो टैक्स विल बी लेविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। आर्टिकल 265 में लिखा है कि अगर आपको कोई टैक्स लगाना है तो किसी न किसी लॉ से, अथॉरिटी से ही लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। सेक्शन 4 सबसेक्शन 2 कहता है कि इनकम टैक्स लगाया जाएगा किस पर, सारी इनकम पर। कौन सी इनकम पर? टोटल इनकम पर, हर व्यक्ति के लिए उस टैक्स ईयर में जिस ईयर में उसने वो इनकम कमाई होगी। यहाँ पर टैक्स लॉ में एक पर्सन जो डेफिनेशन है हर व्यक्ति के लिए, पर्सन में क्या क्या शामिल है, तो पर्सन में शामिल है एक इंडिविजुअल व्यक्ति, HUF, कंपनी, फर्म, LLP, AOP, VOI, लोकल अथॉरिटी, आर्टिफिशियल, इसलिए लगभग हर प्रकार के एंटिटी टैक्स के दायरे में आ जाते हैं। टोटल इनकम बनाने के लिए जो हेड्स हैं, हम 5 हेड्स अभी तक रहे हैं, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस, प्रोफेशन, कैपिटल गेन और अदर सोर्सेज। कुछ डिडक्शंस भी मिलती हैं, कुछ लॉस सेट ऑफ होता है, उसके बाद जो अमाउंट बचता है दैट इज द इनकम। टोटल इनकम जो अमाउंट बचेगा आफ्टर डिडक्शन उस पर टैक्स लेवी होता है। कई प्रिंसिपल ऑफ लॉ और कई जजमेंट है जिनमें साफ साफ लिखा और बताया गया कि टोटल इनकम पर टैक्स लगता है, ना कि ग्रॉस रिसीट्स पर टैक्स लगता है। कई जजमेंट में फिर कई पुरानी वीडियो में दे चुका हूँ। टोटल इनकम में तो टैक्स लगेगा। क्या एडिशनल टैक्स लग सकता है? इनकम टैक्स एक्ट में केवल बेसिक टैक्स ही नहीं लगता, कई एडिशनल टैक्स है, सरचार्ज है, स्पेशल टैक्स है, मैट है, एडिशनल लेवी है, कुछ भी जिसका उद्देश्य गवर्नमेंट को लगता है कि ये लगना चाहिए तो वो आर्टिकल 265 में लगा सकते हैं। सेक्शन 4 सबसेक्शन 4 इनकम ऑफ अदर पीरियड्स। सामान्यतः जो जनरली प्रिंसिपल ये है कि टैक्स ईयर के इनकम पर ही टैक्स लगता है, लेकिन क्या कोई अन्य अवधि भी ऐसी है जिस पर टैक्स लगाया जा सकता है? जैसे मान लो कोई बिजनेस हमने डिसकंटिन्यू कर दिया या कोई नया बिजनेस हमने चालू कर दिया या कोई असेसमेंट का स्पेशल प्रोविजन में असेसमेंट होना है, तो उस केस में आपका एडिशनल इनकम टैक्स अदर पीरियड पर भी लग सकता है। सेक्शन 4 सबसेक्शन 5 टैक्स कलेक्शन मैकेनिज्म, ये हमारी बात करता है TCS एंड TDS। सर TDS वो है जब इनकम का कोई पेमेंट हो और इनकम के पेमेंट से पहले या पेमेंट के समय ही आपका टैक्स काट लिया जाता है, दिस इज कॉल्ड TDS। जनरली इंटरेस्ट, रेंट, सैलरी, प्रोफेशनल फीस, कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट, इन पे TDS कट जाता है। TCS वो है जब सेलर पेमेंट लेते समय TCS का टैक्स का कलेक्शन करता है। स्क्रैप सेल है, मोटर व्हीकल है, फॉरेन रेमिटेंस है, सेल ऑफ गुड्स है। इस टैक्स में तीसरा पार्ट जो है वो एडवांस टैक्स का पार्ट है। टैक्स पे अपनी इनकम का एक अनुमान लगा के साल में जो टैक्स जमा करता है वो अपनी इंस्टॉलमेंट ड्यू डेट पर एडवांस टैक्स जमा कर सकता है। सेक्शन 5 सेक्शन 5 जो है वो ये कहता है कि स्कोप क्या है, टोटल इनकम का क्या स्कोप होगा, मतलब कौन सी ऐसी इनकम है जिसमें भारत में टैक्स लगेगा। ये पूरी तरीके से डिपेंड करता है रेजिडेंशियल स्टेटस पर। आजकल तो इनकम, मैं ग्वालियर बैठा हूँ, उसके बाद पता चल रहा है इंडियन मेरी फॉरेन इनकम भी है, तो ग्लोबल इनकम भी टैक्सेबल होती है एक रेजिडेंट व्यक्ति के लिए। ऐसा कोई भी व्यक्ति जो इंडिया में है और इंडिया में रह रहा है, उसकी इनकम कहीं की भी हो, इंडिया से हो या इंडिया के बाहर की हो, दोनों टैक्सेबल हो जाएंगे। रेजिडेंट की जो टोटल इनकम होती है वो रिसीव्ड इन इंडिया, एक्रूड इन इंडिया, दोनों ही परिस्थिति में टैक्सेबल रहेगी। रेजिडेंट के लिए क्या फॉरेन इनकम टैक्सेबल होगी? यस, बिल्कुल होगी। मान लो कि यूए में कोई सैलरी है, वो भारत में भी टैक्सेबल है। रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट,
बिजनेस इंडिया से कंट्रोल हो या प्रोफेशन इंडिया में सेटअप हो और वो बाहर रह रहा हो, फॉरेन इनकम तभी टैक्सेबल है जब इंडिया में कंट्रोल होना चाहिए रीजन, बट नॉट ओनली रीजन। अगर इंडिया से कंट्रोल नहीं है, इंडिया के बाहर है, तो वो फिर नॉन रेजिडेंट की डेफिनेशन में चला जाएगा। नॉन रेजिडेंट के केस में दो इनकम टैक्सेबल है, ऐसी इनकम जो इनकम इंडिया में रिसीव हुई हो और जो इनकम इंडिया में एक्यू की है। अर्थात अगर इंडिया से बाहर की इनकम और इंडिया में नहीं रहता है, बाहर रहता है, तो वो फिर टैक्सेबल नहीं होगी, क्योंकि किसी भी इनकम पे 2 बार टैक्स नहीं लग सकता। सेक्शन 5(3) ये आपका बात करता है बैलेंस शीट रूल्स की, मतलब विदेश में अगर कोई इनकम हुई, अर्न की और विदेश में रिसीव हो गई, तो केवल इसलिए टैक्सेबल नहीं होगी कि इंडिया में अकाउंट में दिखाया गया है, नहीं, उसके लिए इंडिया में एक्यू होना चाहिए और इंडिया में ही रिसीव होना चाहिए। 5(4) ये कहता है कि डबल टैक्सेशन प्रिवेंशन, एक ही इनकम पे 2 बार टैक्स नहीं लगाया जा सकता। बात भी ठीक है, नेचुरल जस्टिस का नियम है, एक ही चीज़ पे 2 बार टैक्स कैसे लगा सकते हो। तो अगर 2 बार टैक्स नहीं लगेगा, ये सेक्शन 3 और 4 और 5 छोटा सा डिस्कशन था, आज से स्टार्ट किया है चैनल को और एलोबरेट करने की कोशिश करूँगा मैं, इसको और अच्छे से लेके आएंगे। ये चूँकि पहला प्रीलिमिनरी वीडियो है, इसे आप देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू वेरी मच।